हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीच फॉर एक्सीलेंस में। आज का वीडियो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर 8 क्लास 10 का पार्ट 1 है ये वीडियो। इसमें हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर करेंगे। आगे का पार्ट 2 आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारे पहले पॉइंट में जैसा कि लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। इट्स बेसिकली इन्वॉल्व द मेकिंग ऑफ कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। देखते हैं इसका मतलब क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेशन्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उन्हीं के जैसी दिखती हैं। उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर टू एक दूसरे के सिमिलर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। फ्रेंड्स, इस लाइन का मतलब है कि रिप्रोडक्शन की वजह से ही इस अर्थ पे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ जारी है। चलिए फ्रेंड्स, आगे के पॉइंट में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के पॉइंट में नजर डालते हैं। क्रोमोसोम्स इन द सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स विच आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉड्यूल्स। फ्रेंड्स, इसका एक ही मतलब है कि जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है, वो सारी क्रोमोसोम जो सेल के अंदर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है डीएनए की फॉर्म में। डीएनए ही सारी इनहेरिटेंस की जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो व्यू है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो डिसाइड होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, सो रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एंड सेल apparatus. These copy will be similar to original, not identical. फ्रेंड्स, इस लाइन का सिंपल मतलब यही है कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए की कॉपी इन्वॉल्व होती है। इस प्रोसेस में जो सिमिलर कॉपीज होती हैं वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के सिमिलर तो होती हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती। फ्रेंड्स, इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि ये कोई हाथी का बच्चा इंसान के बच्चे को प्रोड्यूस नहीं करता है, इंसान के बच्चे को प्रोड्यूस करता है। ये तो रही ओरिजिनल की बात। आइडेंटिकल का मतलब है जैसे आप हैं, आप अपने पापा या दादाजी की तरह तो दिखते नहीं है, अलग है ना, वो आइडेंटिकल डिफरेंस हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट में लिखा है, दिस प्रॉपर्टी इज वेरिएशन विच इज बेसिस एंड नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। फ्रेंड्स, इसका सिंपल मीनिंग ये है, वेरिएशन मीन्स चेंज। जब कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है तो उसके आगे वाली जनरेशन में जो चेंज आता है उसे वेरिएशन कहते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा कि कॉपी आइडेंटिकल होती हैं, कॉपी आइडेंटिकल नहीं होती हैं, वो वेरिएशन की वजह से। बस सिंपल यही समझाने की कोशिश की है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़े। चलिए फ्रेंड्स, आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। आगे के पॉइंट से, वेरिएशन हेल्प्स द स्पीशीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time. फ्रेंड्स, इसका बेसिक मीनिंग ये है कि जो वेरिएशन होता है, वेरिएशन हेल्प करता है जो स्पीशीज होती है वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस होता है उससे मदद करने के लिए, जिससे जो स्पीशीज होती है वो एक्सटिंक्ट ना हो और उसका जो सर्वाइवल है वो लॉन्गर टाइम तक रहे। फ्रेंड्स, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके दादाजी के टाइम का एनवायरनमेंट, अगर वेरिएशन ना होता तो आप तक आते आते दादाजी के टाइम का एनवायरनमेंट आप तक भी रहता वही एनवायरनमेंट। तो क्या आप अपने दादाजी का एनवायरनमेंट अपने लेवल पे फेस कर पाते? ये स्पीशीज और वेरिएशन
वो हेल्प करता है हमें ड्रास्टिक एनवायरनमेंट चेंजेस को फेस करने के लिए, जिससे स्पीशीज जो होती है वो जल्दी से एक्सटिंक्ट ना हो और उसका सर्वाइवल लॉन्गर टाइम तक रहे। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फ्रेंड्स मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स आइए पढ़ते हैं। Asexual reproduction. A single parent is involved. Gamete not formed. Progeny is identical to parent. फ्रेंड्स इसका सिंपल मीनिंग ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो नहीं बल्कि एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, या तो मेल या फीमेल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमीट नहीं होते हैं, गेमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं। और थर्ड जो बेसिक चीज़ है वो है कि प्रोजेनी होती है वो आइडेंटिकल होती है पेरेंट्स की। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फ्रेंड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, सेकेंड गेमीट्स आर फॉर्म्ड, थर्ड progeny is only genetically similar to parents but not identical। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल, जबकि जो कि मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसमें गेमीट्स भी फॉर्म होंगे, तो इसमें गेमीट्स भी फॉर्म होते हैं। तो और थर्ड ये डिफरेंस है कि प्रोजेनी इज ओनली जेनेटिकली सिमिलर। जो प्रोजेनी होती है वो जेनेटिकली सिमिलर होती है लेकिन वो अपने पेरेंट्स पर आइडेंटिकल नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज extremely useful and mean of rapid multiplication. It is common in lower plants and animal. फ्रेंड्स इसमें लिखा गया है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से और रैपिड से मल्टीप्लाई करते हैं अपने स्पीशीज़ को और उनको बर्थ देते हैं और स्पीशीज़ को अर्थ पर लाते हैं बहुत तेज़ी से, और ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में कॉमनली देखा जाता है। फ्रेंड्स मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं, आइए पढ़ें। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैटेगरी फिजन की। फ्रेंड्स बेसिकली फिजन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। फ्रेंड्स आइए देखते हैं फिजन। द पेरेंट सेल डिवाइड्स और स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेल इज नोन एज बाइनरी फिजन, and the parent cell splits into many cells known as multiple fission। फ्रेंड्स इसका कॉमन एग्जांपल बाइनरी फिजन का है अमीबा। सो फ्रेंड्स आइए अमीबा में बाइनरी फिजन को पढ़ते हैं। 3, 2, 1। फ्रेंड्स ये बाइनरी फिजन का एक डायग्राम। फ्रेंड्स इसमें हम देख सकते हैं कि पहली स्टेज में एक सिंपल सा अमीबा है, उसके बाद इसमें एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है, उसकी एक स्टेज बाद न्यूक्लियस डिवाइड होने शुरू हो जाती है, उसकी एक स्टेज बाद न्यूक्लियस और डिवाइड हो जाती है, उसके बाद 2 डॉटर सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने देखा बाइनरी फिजन कैसे कहते हैं। और इसमें एक मेन चीज़, इसमें पेरेंट सेल ये है और डॉटर सेल्स जो होती हैं वो ये हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा बाइनरी फिजन जो समझाया गया था, अब बाइनरी फिजन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। बाइनरी फिजन, द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये बाइनरी फिजन में होता है। इसमें डॉटर सेल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होती हैं। एग्जाम्पल अमीबा जो अभी हमने आपको दिखाया था। लीशमैनिया भी इसका एग्जाम्पल है जिसका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ते हैं। द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली, मतलब
इसमें पेरेंट सेल बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक और कैटेगरी की। तो आइए देखते हैं। बडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। A bud develops as an outgrowth on a parent body due to repeated cell division at a specific site. These bud detaches from parents' body when they mature. Example Hydra and yeast. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी हाइड्रा, मान लीजिए एग्जाम्पल सपोज एक हेल्दी हाइड्रा है, उसकी बॉडी पे एक टाइम पर आकर जब उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन में उसकी बॉडी पे एक जगह एक आउटग्रोथ ग्रो होने लगती है और वो ग्रो होती जाती है, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो सम स्पेसिफिक एंड फेवरेबल कंडीशन में जब वो ग्रो हो जाती है अच्छे से और मैच्योर हो जाती है तो वो हाइड्रा से डिटैच हो जाती है और स्पेसिफिक कंडीशन में एक हेल्दी नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल भी दे रखा है। इसमें ईस्ट से आउटग्रोथ बनती जा रही है ऐसी, ये देखिए, और वो फिर उसके बाद डिटैच हुई है। ये देखिए। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन, एक और जो कैटेगरी है। तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक और कैटेगरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है, स्पोर फॉर्मेशन की बात। स्पोर विच आर प्रेजेंट इन स्पायरोगेरा are small bulb-like structure which is covered with thick ball. They protect them until they come in contact with suitable condition. Under favorable conditions, they germinate and produce new rhizophous individual. फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जो स्पायरोगेरा के ऊपर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्पोर्स कहते हैं, जो कि कवर होता है एक थिक लाइनिंग से, और वो थिक लाइनिंग ब्रेक हो जाती है अंडर फेवरेबल कंडीशंस, और जो उसमें स्पोर्स होते हैं वो जहाँ भी जाके गिरते हैं तो वहाँ पे वो राइजोफस और एक न्यू इंडिविजुअल के रूप में जन्म ले लेते हैं, उनका बर्थ हो जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा दिखता है स्पायरोगेरा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं वो होते हैं स्पोर्स। ये है स्पायरोगेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कैटेगरी और आगे बढ़ते हैं इस लेसन में। चलिए बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे एक और कैटेगरी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन। इट टेक्स प्लेस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली with a simple body organization. फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि एक मल्टीसेलुलर बॉडी एक्सीडेंटली 2 और मैनी पीसेस में ब्रोक हो जाती है। इसका एक वेरी कॉमन एग्जांपल है स्पायरोगेरा। फ्रेंड्स, इसमें बस इतना ही है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एक और प्रोसेस जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, नाम है जिसका रीजनरेशन। आइए देखते हैं। व्हेन अ सिंपल एनिमल लाइक हाइड्रा प्लेनेरिया डेवलप्स अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर ब्रोकन ओल्डर पार्ट्स इज नोन एज रीजनरेशन। फ्रेंड्स, बेसिकली ये एक डेफिनेशन है रीजनरेशन की। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक सिंपल प्रजाति का ऑर्गेनिज्म अपने ब्रोकन और ओल्डर पार्ट्स से न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, मतलब प्रोड्यूस करता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए मैं इस पिक्चर की हेल्प से आपको समझाता हूँ। ये एक सिंपल सा प्लेनेरिया है। फ्रेंड्स, इसने एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अपने आप को यहाँ से और यहाँ से कट कर लिया, तो और इन 3 पार्ट्स से नए प्लेनेरिया बने हैं, ये जैसा कि हम देख सकते हैं। और जो टूटे हुए चीज़ें थी वो फिर से रीजनरेट हो गई हैं, तो इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। हाइड्रा भी एक तरह का रीजनरेशन का प्रोसेस का यूज़ करता है, लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के कारण ही हाइड्रा रीजनरेशन प्रोसेस का यूज़ करता है, लेकिन हाइड्रा का मेन जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है वो है बडिंग। ये रीजनरेशन हाइड्रा का मेन रिप्रोडक्टिव
प्रोसेस नहीं है जिसके द्वारा वो रिप्रोड्यूस करता है। आइए आगे देखते हैं। It is carried out by specialized cell which divide and differentiate to form the complete individual. These cells multiply and from the this mass of cell other parts and generated. Regeneration follows an organized sequence refers to as development. फ्रेंड्स इसमें ये लिखा है कि ये जो इसका प्रोसेस होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा किया जाता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है कि ब्रोकन पार्ट्स को दोबारा तेजी से मल्टीप्लाई करके रीजनरेट कर सकें। समझ आया आपको? आइए आगे के टॉपिक्स पर चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। आइए देखते हैं। अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक स्टेम, रूट, लीव्स। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होती है, लाइक स्टेम, रूट एंड लीव्स। अब कुछ मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, आइए देखते हैं। ये दो तरीके में कैटेगराइज्ड किया गया है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, एक नेचुरल एंड एक आर्टिफिशियल। पहले हम नेचुरल देखेंगे। नेचुरल बाय रूट्स, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में रूट्स से जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है, उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। एग्जांपल एडवेंशियस रूट ऑफ दलियास बाय स्टेम। एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर, जिंजर राइबोसोम। मतलब रूट से एडवेंशियस रूट ऑफ दलिया इसको हम ग्रो करते हैं बाय स्टेम, मतलब स्टेम से हम पोटैटो ट्यूबर और जिंजर राइबोसोम का मतलब रिप्रोडक्शन होता है। लीव्स से देखते हैं। एग्जांपल लीव ऑफ ब्रायोफाइलम, बियर एडवेंशियस बर्ड्स in the notches of leaf margin with the help of into growing new plants. Friends, ब्रायोफाइलम एक ऐसी लीफ होती है जिसके लीफ मार्जिन पे ये छोटे छोटे वो ग्रो होने लगते हैं बर्ड्स टाइप। तो हम उस लीफ को अगर हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो वो एक न्यू प्लांट के रूप में प्रोड्यूस हो जाता है। आइए फ्रेंड्स अब आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। फ्रेंड्स इसमें 4 कैटेगरी है हमारे सिलेबस में, एक ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है लेकिन यहाँ पे टिश्यू कल्चर आना है। तो आइए देखते हैं। ग्राफ्टिंग की मदद से मैंगो उगाए जाते हैं। कटिंग की मदद से हम रोज को उगा सकते हैं। लेयरिंग की वजह से जैस्मिन प्रोड्यूस होता है और टिश्यू कल्चर की वजह से ऑर्चिड। टिश्यू कल्चर वैसे आपके एनसीईआरटी बॉक्स में एक एक्स्ट्रा बॉक्स में दिया होगा। वैसे टिश्यू कल्चर का मतलब सिंपल है, बायोलॉजी लैब में ये प्लांट्स के टिश्यूज को जोड़ के एक नए स्पीशीज को जन्म दिया जाता है। आइए अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है प्लांट्स कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दो प्रोड्यूस द। मतलब इसमें सिंपल है कि इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड से जो फ्लावर्स और फ्रूट्स प्लांट टाइम पीरियड से जो टाइम पीरियड होता है अटेन करने का उससे पहले प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड क्या लिखा है, ग्रोइंग प्लांट्स लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड। हम वो प्लांट्स भी इससे ग्रो कर सकते हैं लाइक बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन जिसके पास सीड प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। थर्ड, जेनेटिकल सिमिलैरिटी इज मेंटेन्ड इन द प्लांट। इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड से जेनेटिकल जो सिमिलैरिटी होती है वो मेंटेन रहती है। फोर्थ, हेल्प इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट। जो फ्रूट्स में सीड नहीं होते जैसे बनाना हो गया उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है। फिफ्थ, चीपर देन ईजियर मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट। ये बहुत ही चीपर एंड ईजियर मेथड है प्लांट को ग्रो करने का। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा और पार्ट सेकंड आपको जल्द ही मिल जाएगा। थैंक यू।